निर्मला से सटकर बैठा संतोष अपनी उंगली से उसकी नंगी बाह पर रेखाएं खींचने लगा तो वह कसमसा उठी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी मर्द की इतनी प्यार भरी छुअन महसूस की थी। निर्मला की इच्छा हुई कि संतोष उसे अपनी बाहों में भरकर इतनी जोर से भींचे कि निर्मला के मन की बात समझकर संतोष की आंखों में चमक आ गई। उसके हाथ निर्मला की नंगी बाहों पर फिसलते हुए गले तक पहुंच गए, फिर ब्लाउज से झांकती गोलाइयों तक। तभी बाहर से आवाज़ सुनाई पड़ी, दीदी चाय बन गई है। संतोष हड़बड़ाकर निर्मला से अलग हो गया, जिसका चेहरा एकदम तमतमा उठा था, लेकिन मजबूरी में वह होंठ काटकर रह गई। नीचे वाले कमरे में छोटी बहन उषा ने नाश्ता लगा रखा था। चाय नाश्ता करने के बाद संतोष ने उठते हुए कहा, अब चलूं? इजाज़त है? कल आऊँगा, तब खाना खाऊँगा। कोई बढ़िया सी चीज़ बनाना, आज बहुत ज़रूरी काम है, इसीलिए यहाँ से जाना पड़ेगा। अच्छा 5 मिनट तो रुको, उषा ने बर्तन समेटते हुए कहा। मुझे अपनी एक सहेली से नोट्स लेने हैं, रास्ते में छोड़ देना, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। उषा थोड़ी देर में कपड़े बदलकर आ गई। संतोष उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर चला गया। उधर निर्मला कमरे में बिस्तर पर गिर पड़ी और प्यास अधूरी रह जाने से तड़पने लगी। निर्मला की आंखों के आगे एक बार फिर संतोष का चेहरा तैर उठा। उसने झपट कर दरवाज़ा बंद कर दिया और बिस्तर पर गिरकर मछली की तरह छटपटाने लगी। निर्मला को पहली बार अपनी बहन उषा और माँ पर गुस्सा आया। माँ चाय नाश्ता बनाने में थोड़ी देर और लगा देती तो उनका क्या बिगड़ जाता। उषा कुछ देर उसे और ना बुलाती तो निर्मला को वह सब कुछ जरूर मिल जाता जिसके लिए वह कब से तरस रही थी। जब पिता की मौत हुई थी तब निर्मला 22 साल की थी। उससे बड़ी कोई और औलाद ना होने के चलते बीमार माँ और छोटी बहन उषा को पालने की जिम्मेदारी बिना कहे ही उसके कंधे पर आ पड़ी थी। निर्मला को एक प्राइवेट फर्म में अच्छी सी नौकरी मिल भी गई थी। उस समय उषा 10वीं जमात के इम्तिहान दे चुकी थी, लेकिन उसने धीरे धीरे आगे पढ़कर बीए में दाखिला लेते समय निर्मला से कहा था, दीदी माँ की दवा में बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, तुम अकेले कितना बोझ उठाओगी। मैं सोच रही हूँ कि 2-4 ट्यूशन कर लूँ तो 2-3 हज़ार रुपये बड़े आराम से निकल जाएंगे, जिससे मेरी पढ़ाई के खर्च में मदद हो जाएगी। तुझे पढ़ाई के खर्च की चिंता क्यों हो रही है? मैं कमा रही हूँ ना, बस तू पढ़ती जा, निर्मला बोली थी। अब निर्मला 30 साल की होने वाली है। 1-2 साल में उषा भी पढ़ लिख कर ससुराल चली जाएगी तो अकेलापन पहाड़ बन जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक मौका हाथ आ लगा था तो निर्मला की सोई इच्छाएं अंगड़ाई लेकर जाग उठी थीं। उस दिन दफ्तर में काम निपटाने के बाद सब चले गए थे। निर्मला देर तक बैठी कागजों को चेक करती रही थी। संतोष उसकी मदद कर रहा था। आखिरकार रात के 10 बजे फाइल समेट कर वह उठी तो संतोष ने हंसकर कहा था, इस समय तो ऑटो रिक्शा या टैक्सी भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको मोटरसाइकिल से घर तक छोड़ देता हूँ। निर्मला ने कहा था, ओह एडवांस में शुक्रिया। निर्मला को उसके घर के सामने उतार कर संतोष फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा तो उसने हाथ बढ़ाकर हैंडल थाम लिया और कहने लगी, ऐसे कैसे जाएंगे? घर तक आए हैं तो कम से कम एक कप चाय। हाँ चाय चलेगी, वरना घर जाकर भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। रात भी काफ़ी हो गई है। मैं जिस होटल में खाना खाता हूँ अब तो वह भी बंद हो चुका होगा। आप होटल में खाते हैं? और कहाँ खाऊंगा? क्यों, आपके घर वाले? मेरा कोई नहीं है, मैं माँ बाप की इकलौती औलाद था। वे दोनों भी बहुत कम उम्र में ही मेरा साथ छोड़ गए। तब से मैं अकेला ज़िंदगी काट रहा हूँ। संतोष ने बहुत मना किया, लेकिन निर्मला नहीं मानी थी। उसने ज़बरदस्ती संतोष को घर पर ही खाना खिलाया था। अगले दिन शाम के 5 बजे निर्मला को देखकर मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट करते हुए संतोष ने कहा था, आइए बैठिए। निर्मला ने बिना कुछ बोले ही पीछे की सीट पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। घर पहुंचकर उसने फिर चाय पीने की गुजारिश की तो संतोष ने 1-2 बार मना किया, लेकिन निर्मला उसे अंदर घर के खींच कर ले गई थी। इसके बाद रोज का यही सिलसिला हो गया। संतोष को निर्मला के घर आने या रुकने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। खास तौर से छुट्टी वाले दिन तो वह निर्मला के घर पड़ा रहता था। सब ने उसे भी जैसे परिवार का एक सदस्य मान लिया था।
एक दिन अचानक निर्मला का सपना टूट गया। उस दिन उषा अपनी सहेली के यहाँ गई थी। दूसरे दिन उसका इम्तिहान था, इसलिए वह घर पर बोल गई थी कि रात भर सहेली के साथ ही पढ़ेगी, फिर सवेरे उधर से ही इम्तिहान देने यूनिवर्सिटी चली जाएगी। उस दिन भी संतोष निर्मला के साथ ही उसके घर आया था और खाना खाकर रात के तकरीबन 10 बजे वापस चला गया था। उसके जाने के बाद निर्मला बाहर वाला दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में लौट रही थी। तभी माँ ने टोक दिया, बेटी तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। निर्मला का मन धड़क उठा। माँ के पास बैठकर आंखें चुराते हुए उसने पूछा, क्या बात है माँ? बेटी, संतोष कैसा लड़का है? वह तेरे ही दफ्तर में काम करता है, तू तो उसे अच्छी तरह जानती होगी। निर्मला एकाएक कोई जवाब नहीं दे सकी। माँ ने कांपते हाथों से निर्मला का सिर सहलाते हुए कहा, मैं तेरे मन का दुख समझती हूँ बेटी, लेकिन इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, इसलिए। निर्मला एकदम तिलमिला उठी। वह घबराकर बोली, ऐसा क्यों कहती हो माँ? क्या तुमने कभी कुछ देखा है? हाँ बेटी, देखा है, तभी तो कह रही हूँ। कल जब तू बाजार गई थी तब 2 घड़ी के लिए संतोष आया था। वह उषा के साथ कमरे में था। मैं भी उनके साथ बातचीत करने के लिए वहां पहुंची, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने उन दोनों को जिस हालत में देखा, निर्मला चिल्ला पड़ी, माँ! और वह उठकर अपने कमरे की ओर भाग गई। निर्मला के कानों में माँ की बातें गूंज रही थीं। उसे विश्वास नहीं हुआ। माँ को ज़रूर धोखा हो गया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन यही हो रहा था। अगले दिन निर्मला दफ्तर गई ज़रूर, लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लगा। थोड़ी देर बाद ही वह सीट से उठी। उसे जाते देख संतोष ने पूछा, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? निर्मला ने भर्राई आवाज़ में कहा, मेरी एक खास सहेली बीमार है, मैं उसे ही देखने जा रही हूँ। कितनी देर में लौटोगी? मैं उधर से ही घर चली जाऊँगी। बहाना बनाकर निर्मला जल्दी से बाहर निकल आई। ऑटो रिक्शा करके वह सीधे घर पहुंची। माँ दवा खाकर सो रही थी। उषा शायद अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। बाहर का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। इस लापरवाही पर उसे गुस्सा तो आया, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप दरवाज़ा बंद करके वह ऊपर अपने कमरे में चली गई। इसके आधे घंटे बाद ही बाहर मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। निर्मला को समझते देर नहीं लगी कि ज़रूर संतोष आया होगा। निर्मला कब तक अपने आप को रोकती? आखिर नहीं रहा गया तो वह दबे पैर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुँची। माँ सो रही थी। वह बिना आहट किए उषा के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई और दरवाजे की एक दरार से आंख सटाकर झांकने लगी। भीतर संतोष और उषा दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। उषा ने इठलाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। कभी तो इतना प्यार दिखाते हो और कभी ऐसे बन जाते हो जैसे मुझे पहचानते नहीं। संतोष ने उषा को प्यार जताते हुए कहा, वह तो तुम्हारी दीदी के सामने मुझे दिखावा करना पड़ता है। उषा ने हंसकर कहा, बेचारी दीदी कितनी सीधी है, सोचती होगी कि तुम उनके पीछे दीवाने हो। संतोष उषा को प्यार करता हुआ बोला, दीवाना तो हूँ, लेकिन उनका नहीं, तुम्हारा। कुछ पल के बाद वे दोनों वासना के सागर में डूबने उतराने लगे। निर्मला होठों पर दांत गड़ाए अंदर का नज़ारा देखती रही। फिर एकाएक उसकी आंखों में बदले की भावना कौंध उठी। उसने दरवाज़ा थपथपाते हुए पूछा, संतोष आए हैं क्या? चाय बनाने जा रही हूँ। संतोष उठने को हुआ तो उषा ने उसे भींच लिया। रुको संतोष, तुम्हें मेरी कसम, पागल हो गई हो? दरवाजे पर तुम्हारी दीदी खड़ी हैं। और संतोष जबरदस्ती उठकर कपड़े पहनने लगा। उस समय उषा की आंखों में प्यार का एहसास देखकर एक पल के लिए निर्मला को अपना सारा दुख याद आया। माँ के कमरे के सामने नींद की गोलियां रखी थीं। उन्हें समेटकर निर्मला रसोई घर में चली गई। चाय छानने के बाद वह एक कप में ढेर सारी नींद की गोलियां डालकर चम्मच से हिलाती रही, फिर ट्रे में उठाए हुए बाहर निकल आई। संतोष ने चाय पीकर उठते हुए आंखें चुराकर कहा, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, अब चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर संतोष बाहर निकला और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके घर के लिए चला गया। दूसरे दिन अखबारों में एक खबर छपी थी, कल मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा जाने से एक नौजवान की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जेब में मिले पहचान पत्रों से पता चला कि संतोष नाम का वह नौजवान एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था।
दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।